हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरिहंत पढ़ाकू। दिस इज शैलेंद्र पांडे, योर फिजिक्स मेंटर। तो भाई साहब, हम लोग पढ़ रहे थे अपना चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। आज की इस क्लास में मैं आपको इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स को समझाने वाला हूं। और इस बार हम लोग का अप्रोच है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग कॉन्सेप्ट्स को समझा रहे हैं गाइज। तो आप सभी लोग क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले जिन क्वेश्चंस को मैंने पिकअप किया है वो है थ्रस्ट और प्रेशर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। आइए देखते हैं थ्रस्ट और प्रेशर पर बेस्ड हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए, इफ द रिक्वायर्ड प्रेशर इन द टायर ऑफ द कार इज 199 किलो पास्कल, देन व्हाट इज द गेज प्रेशर। कह रहे हैं गेज प्रेशर क्या होगा और फिर पूछ रहे हैं एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो प्यारे बच्चों हमको ये पता होना चाहिए भाई कि गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर होता क्या है। आप सभी लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा प्रेशर का, P इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एच। सो गाइज, ये जो P नॉट होता है ये तो है बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके अलावा जो ये रो जी एच होता है, ये जो रो जी एच होता है ये हमारा कहलाता है गेज प्रेशर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं गाइज गेज प्रेशर। और एब्सोल्यूट प्रेशर ये है हमारा जो हमने निकाला है। सो एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब कहीं ना कहीं हो गया टोटल प्रेशर, और टोटल प्रेशर यानी कि एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है दैट इज इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस क्वेश्चन में हमसे यही कहा जा रहा है कि अगर कार के टायर को 199 किलो पास्कल का प्रेशर रिक्वायर है तो आप पहले उसका गेज प्रेशर बताओ। सो गाइज, ये जो 199 किलो पास्कल हमको गिवन है ना यहां पर, ये उसका बेटा गेज प्रेशर ही है। सो इट इज व्हाट? इट इज गेज प्रेशर। और अगर हमको निकालना पड़ जाए एब्सोल्यूट प्रेशर तो हम क्या करेंगे? गेज प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को और जोड़ देंगे। तो आप सभी लोग ध्यान से देखो, सबसे पहली बात गेज प्रेशर कितना है हमारा जो हमको गिवन था 199 किलो पास्कल। अब अगर हमें निकालना हो कि भाई एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, जैसा मैंने आपको बताया। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा होता है 101 किलो पास्कल। तो आप क्या करेंगे? 199 में 101 किलो पास्कल और ऐड कर देंगे एंड इट विल बिकम 300 किलो पास्कल। तो ये हो गया गाइस इसका एब्सोल्यूट प्रेशर। अब आइए इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अपने दूसरे बढ़िया प्यारे से क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है टू वेसल्स हैव द सेम बेस एरिया। दोनों का बेस एरिया सेम है बट डिफरेंट शेप, लेकिन उसका जो शेप है वो अलग अलग है। द फर्स्ट वेसल टेक्स ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ वाटर। जो पहला वेसल है उसमें डबल वॉल्यूम ऑफ वाटर आता है। देन द सेकेंड वेसल रिक्वायर्ड टू फिल अप टू अ पर्टिकुलर कॉमन हाइट। मतलब हाइट दोनों का सेम है, पहले में वाटर डबल वॉल्यूम का आया है और उसमें जो है वो सिंगल वॉल्यूम है मान लो। इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वाटर ऑन द बेस ऑफ द वेसल द सेम इन टू केसेस। कह रहे हैं कि जो वाटर की वजह से वेसल के बेस पर जो फोर्स लग रहा है क्या वो फोर्स सेम होगा? इफ सो, अगर ऐसा होता है, वाई डू द वेसल्स फिल्ड विद वाटर टू दैट सेम हाइट गिव डिफरेंट रीडिंग्स ऑन द वेइंग स्केल। कह रहे हैं कि अगर फोर्स दोनों पर सेम लग रहा है बेस पर, तो आखिर जब वेइंग स्केल के थ्रू हम इसका वेट लेते हैं तो क्यों अलग अलग दिखाई पड़ता है? ठीक है, देखो बेटा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये हमारी बुक है अरिहंत सीबीएसई टर्म 2 के लिए जो किताब है, इसका अगर आप इस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा पेज नंबर 36 का। पेज नंबर 36 में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, क्योंकि पेपर इस बार सब्जेक्टिव है। उसका ये क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 2, है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है गाइस। आप सभी लोग किताब को ओपन करके इस क्वेश्चन को देखो। अब देखो बेटा, अगर हमारा कंटेनर इस तरह का है और इस तरह का है, देखो हाइट जो है वो हाइट तो दोनों में सेम लेवल है। यहां पर भी हाइट देखो h लेवल है वाटर का, और यहां पर भी वाटर का जो हाइट है वो h लेवल है। ठीक है, लेकिन बस शेप ऐसा है कि इसमें वाटर ज्यादा आया है जबकि इसमें वाटर कम आया है। तो वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो यहां पर अगर वॉल्यूम डबल है तो यहां पर वॉल्यूम v के बराबर है। अब मैटर ये है कि क्या बेस पर लगने वाला जो फोर्स है वो हमारा सेम होगा
यस, बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम डिपेंड्स अपॉन द हाइट। जो प्रेशर होता है लिक्विड कॉलम का वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? हाइट पर डिपेंड करता है। इसी पर बेस्ड फॉर्मूला तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था। मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं एब्सोल्यूट प्रेशर निकालूंगा बेटा तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच के बराबर होगा, जिसमें पी नॉट ये तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है जिसकी वैल्यू अभी बताई थी 101 किलो पास्कल, है ना। ये जो रो है ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, जी की वैल्यू आपको पता है, और ये जो एच है ये हाइट है। और हाइट इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए गाइस सेम है। वॉल्यूम से कोई मतलब ही नहीं है। जब मतलब ही नहीं है तो दोनों की वजह से जो प्रेशर लगने वाला है वो सेम है, ठीक है। और नीचे का अब देखो यहां पर क्या बता रहे हैं, हाइट ऑफ द वाटर इन बोथ वेसल्स आर सेम, देयरफॉर प्रेशर ऑफ द बेस, प्रेशर ऑन द बेस ऑफ ईच वेसल इज सेम। अब कह रहे हैं द एरिया ऑफ बेस ऑफ ईच वेसल इज ऑल्सो सेम। अगर देखो अभी तो हमने बात किसकी की है? प्रेशर की है। अगर नीचे का ये बेस एरिया भी दोनों में सेम हो जाए तो ऐसे में हम बोलेंगे कि भाई जो फोर्स लग रहा है दैट फोर्स इज सेम। क्यों? क्योंकि भाई प्रेशर जो हमारा होता है वो बेटा फोर्स अपॉन एरिया होता है, बट फोर्स हमारा कितना होगा? प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर की वैल्यू तो सेम हो गई, अगर एरिया भी हमारा सेम हो जाए तो फोर्स की वैल्यू भी सेम हो जाएगी। लेकिन अगले में हमसे क्या बोला? अगले कॉन्सेप्ट में हमसे, अगले क्वेश्चन में हमसे यह पूछा गया है कि भाई अगर आप वर्टिकली देखो बेस पर जो फोर्स लग रहा है अगर वो फोर्स सेम है, उसके बाद भी जब उसको हम वेट करते हैं तो वेट अलग अलग क्यों आता है? बेटा उसके पीछे का रीजन है। देखो रीजन ये है कि जो उसकी सराउंडिंग वेसल्स हैं, जो कि पहले कंटेनर में ऐसे थी, दूसरे में मान लो ऐसे थी, तो उन पर लगने वाला जो फोर्स है उस फोर्स में कुछ ना कुछ वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ये देखो नॉन जीरो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, जिसकी वजह से जो हमारा पहला वेसल था जिसमें डबल वॉल्यूम था उसका वेट ज्यादा होता है, और जो दूसरा वाला था जिसका वॉल्यूम V के बराबर हमने शो किया था उसका वेट हमको कम समझ में आता है। तो आइए देखते हैं यहां पर क्या है। लिक्विड्स ऑल्सो अप्लाई फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल। जो चीज मैंने आपको समझाई, देखो लिक्विड जो है वो वेसल के वॉल पर, दीवार पर, जो साइड वाली जो वॉल्स हैं उन पर भी वो फोर्स एक्सर्ट करेगा। एज द वॉल्स ऑफ द वेसल आर नॉट परपेंडिकुलर टू द बेस। क्योंकि आप डायग्राम देखो, ये जो वॉल्स हैं ये परपेंडिकुलर नहीं है बेस के। अगर ये बेस के परपेंडिकुलर होता बेटा तब तो ये ऐसा होता है ना। आप सबको पता है ये बेस के परपेंडिकुलर नहीं है, ये कुछ टिल्टेड है। ऐसे यहां पर भी देखो कुछ एंगल बना रहा है ना। तो वही चीज यहां पर बताई गई है। देयरफॉर फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स बाई द लिक्विड हैज अ वर्टिकल कंपोनेंट, यानी कि जो लिक्विड फोर्स लगा रहा है उस साइड वॉल पर उसका कुछ ना कुछ वर्टिकल कंपोनेंट भी है। इसी वजह से विच इज मोर इन द फर्स्ट वेसल, इसी वजह से पहले वाले का वेट जो है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू दूसरा वाला। ठीक है गाइज, अब आओ इस पर बेस्ड एक बहुत बढ़िया प्यारा सा दूसरा क्वेश्चन भी फिर से देखते हैं भाई। अ वर्टिकल ऑफशोर स्ट्रक्चर इज बिल्ट टू विदस्टैंड अ मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ 10 to the power 9 पास्कल। एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है जो कि मैक्सिमम 10 की पावर 9 पास्कल का प्रेशर झेल सकता है। इज द स्ट्रक्चर सुटेबल फॉर पुटिंग अप ऑन टॉप ऑफ एन ऑयल वेल इन द ओशन। कह रहे हैं क्या इस स्ट्रक्चर को हम यूज कर सकते हैं अगर ओशन में हमको एक इस तरीके का सेटअप क्रिएट करना है। कह रहे हैं डेप्थ ऑफ द ओशन टू बी रफली 3 किलोमीटर। जो समुद्र है उसकी गहराई ओशन की लगभग 3 किलोमीटर कह रहे हैं कि आप मान लीजिए। एंड इग्नोर ओशन करंट्स, बाकी सारी चीजों को आप इग्नोर कर दीजिए। देखो भाई, अगर हम ये निकाल पाए कि 3 किलोमीटर नीचे डेप्थ में कितना प्रेशर है और अगर वो प्रेशर इस वाले प्रेशर से कम है तो वो झेल ले जाएगा, है ना भाई। देखो 3 किलोमीटर अंदर, आप सबको पता है लिक्विड के टॉप लेयर से अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ती है क्योंकि डेप्थ बढ़ रहा है। फार्मूला मैं आपको देखो तीसरी बार बता रहा हूं, अभी शुरुआत से हर बार मैंने फार्मूला बताया है P नॉट प्लस रो जी एच। जैसे जैसे इस H की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे बेटा डेप्थ में जाने पर प्रेशर भी हमारा बढ़ेगा। अब होगा क्या, 3 किलोमीटर नीचे पहले आप प्रेशर की वैल्यू निकालो।
तो हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को रखेंगे, जिसमें डेंसिटी किसकी होगी बेटा, वाटर की होगी। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1000। आइए देखते हैं, वैल्यूज को रखते हैं। जैसे ही हम लोगों ने वैल्यूज को रखा, आप चेक करो, ठीक है। एच हमको पता था 3 किलोमीटर, जिसको हमने मीटर में बदल लिया। डेंसिटी वाटर की कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, तो प्रेशर की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया कितना, एच रो जी। तो एच रो और जी इसको रख करके जैसे ही हमने सॉल्व किया, ये वैल्यू आ गया 2.94 इंटू 10⁻7 पास्कल। इतना प्रेशर है, जबकि मैक्सिमम प्रेशर जो वो झेल सकता है वो कितना है, 10⁹। अब आप में से कई बच्चे कमेंट करेंगे, सर वो पी नॉट वाली बात सर आप नहीं कर रहे हैं। तो बेटा क्यों नहीं कर रहे हैं, रीजन ये है कि वो जो स्ट्रक्चर होगा, उस स्ट्रक्चर पर भी तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, है ना भाई। हमको तो बस ये देखना था कि 3 किलोमीटर नीचे जहां पर आप वो सेटअप बनाना चाहते हो, वहां का एक्स्ट्रा प्रेशर कितना है, जिसको आप गेज प्रेशर बोल रहे हो, वो एक्स्ट्रा प्रेशर वहां पर कितना है। तो पता चला वो प्रेशर तो 10⁻7 के टर्म्स में है ना, उसके पावर में है। और हमको टोटल जो वो झेल सकता है प्रेशर, वो पता है 10⁹ पास्कल। इसका मतलब अगर जो दिया जाने वाला प्रेशर है वो इससे कम है, तो आराम से ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए कहा गया, देखो जितना झेल सकता है वो प्रेशर ज्यादा है, जबकि ये वाला प्रेशर कम है। देयरफॉर वर्टिकल स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर पुटिंग अप ऑन टॉप ऑफ एन ऑयल वेल इन द ओशन में जो ऑयल वेल है ना, उसमें हम इस स्ट्रक्चर को रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले भी लग रहा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी भी हमारा लगता रहेगा। अब एक क्वेश्चन देखो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड और हमारे पास आया, क्या है क्वेश्चन भाई, A balloon with hydrogen in it rises up, but a balloon with air comes down. Why? ऐसा क्यों होता है? कह रहे हैं कि अगर किसी बलून में हाइड्रोजन भर दिया जाए तो वो ऊपर की तरफ उड़ जाता है। आप सबको भी पता होगा भाई, देखा होगा आपने। अगर एयर भरा जाए, बलून को छोड़ दो तो नीचे आता है। बेटा रीजन ये है कि हाइड्रोजन जो होता है वो एयर के कंपैरिजन में हल्का होता है। इसका मतलब अगर मैं यहां पर फिजिक्स की भाषा में इसको लिखूं तो डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन H2 is less than the density of air। तो हाइड्रोजन की डेंसिटी बेटे कम होती है। इसकी वजह से होगा क्या, अगर एयर की डेंसिटी ज्यादा है तो एयर का जो मास होगा, जो वेट होगा, वो भी ज्यादा होगा, क्योंकि मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इसका मतलब मास ऑफ द एयर विल बी ग्रेटर देन मास ऑफ द हाइड्रोजन। ठीक, इसी चीज को हम लिख सकते हैं भाई, वेट ऑफ द एयर इज ग्रेटर देन वेट ऑफ द हाइड्रोजन। इसका मतलब बेटा अगर एयर का वेट ज्यादा है तो जब हम उसमें भरेंगे क्या, जब हम बलून में एयर भरेंगे तो वेट ज्यादा हो जाएगा, इसलिए वो बलून जो है वो नीचे चला जाएगा। ठीक, जबकि अगर हाइड्रोजन भरोगे तो उसका जो वेट है वो कम होगा, तो अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा लगेगा और वो ऊपर चला जाएगा। देखो किसी भी बलून में, अगर ये मान लो एक बढ़िया प्यारा सा बलून है ना, तो बलून में बेटे दो तरह के फोर्सेस लग रहे होते हैं। पहला फोर्स इसका अपना वेट है mg, और दूसरा फोर्स जो कि ऊपर की तरफ लग रहा होता है ये कहलाता है हमारा अपथ्रस्ट फोर्स। क्लियर है, अपथ्रस्ट फोर्स। अगर अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा होगा, भाई ध्यान से समझना सब लोग, अगर ये अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा होगा तो ये ऊपर जाएगा जो कि हाइड्रोजन में होता है, और अगर ये वेट ज्यादा होगा तो ये नीचे आ जाएगा जो कि एयर फिल्ड बलून में होता है गाइस, है ना। तो इसका मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया। अब बात आएगी सर इसको हम लोग लिखेंगे कैसे। तो देखो बेटा यहां पर मैंने एक लिखने का तरीका भी बता दिया, क्योंकि टर्म 1 का जो आपका एग्जाम है, सॉरी टर्म 2 का जो आपका एग्जाम है ये सब्जेक्टिव होगा, है ना। तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, द डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन इज लेस देन एयर, सो द बाइंड फोर्स ऑन द बलून विल बी मोर देन इट्स वेट इन केस ऑफ हाइड्रोजन। बाइंड फोर्स ज्यादा होगा, बायंसी का फोर्स ज्यादा होगा, इसलिए वो ऊपर चला जाएगा। Hence, in this case, the balloon rises up. In case of air, weight of the balloon is more than the buoyant force acting on it, so the balloon will come
डाउन, ठीक है। एयर वाले केस में बायंसी कम होती है, जबकि हाइड्रोजन वाले केस में बायंसी ज्यादा होती है। अब मैंने इस चैप्टर में देखो जो दूसरा कॉन्सेप्ट लिया वो है फ्लूइड फ्लो के नेचर पर। देखो कोई भी जो फ्लूइड होता है बेटा वो दो तरीके से फ्लो कर सकता है, स्ट्रीमलाइंड फ्लो हो सकता है या फिर टर्बुलेंट फ्लो हो सकता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा और इसको हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं रेनॉल्ड्स नंबर के बेसिस पर। तो ये देखो रेनॉल्ड्स नंबर पर बेस्ड एक बहुत बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन आ गया हमारे पास, और ये क्वेश्चन भी हमारी आर्यन पब्लिकेशन की इस बुक का ही है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं अपनी किताब में तो सभी लोग इस बुक को जल्दी से ओपन करिए, और इस बुक का ये है हमारा क्वेश्चन नंबर, जस्ट अ मिनट, इट इज क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन नंबर 12 है पेज नंबर 37 पर, पेज 37 ऑफ द बुक, क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर है गाइस? आप लोग देख सकते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस इस किताब में हैं। मैंने आपको क्वेश्चंस भी बता दिए भाई। देखो, व्हाट शुड बी द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द वाटर इन द ट्यूब ऑफ रेडियस। कह रहे हैं कि अगर एक ट्यूब है जिसकी रेडियस हमको पता है, उसमें एवरेज वेलोसिटी ऑफ वाटर क्या होगा, सो दैट फ्लो इज जस्ट टर्बुलेंट। कह रहे हैं फ्लो जो है वो जस्ट टर्बुलेंट हो जाए, उस कंडीशन में बता दो कितना जो है एवरेज वेलोसिटी होगा, और वाटर का विस्कोसिटी हमको दे रहे हैं कि ये वाटर की विस्कोसिटी है। देखो बेटा, कोई भी फ्लो जो है वो टर्बुलेंट है या नहीं है ये डिपेंड करता है रेनॉल्ड्स नंबर पर। किस पर डिपेंड करता है? रेनॉल्ड्स नंबर पर, जिसका फार्मूला होता है रो वी डी अपॉन ईटा, जिसमें ये रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। रो किसकी डेंसिटी है? लिक्विड की डेंसिटी है। वी क्या है? स्पीड ऑफ द फ्लो, लिक्विड का स्पीड है। डी जो है वो ट्यूब का यानी पाइप का डायमीटर है, ठीक। और ये जो इफिशियंसी, ये जो इस तरीके से लिखा ना ईटा, तो ये इफिशियंसी नहीं है, ये कहलाता है हमारा विस्कोसिटी, जिसकी वैल्यू हमको यहां पर दी है। बेटा देखो, रेनॉल्ड्स नंबर के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि अगर रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 1000 है, ठीक, सीधे सीधे अगर रेनॉल्ड्स नंबर, सॉरी 1000 में बोल रहा हूं, अगर रेनॉल्ड्स नंबर हमारा 2000 से लेस होता है, 2000 से कम होता है, तो फ्लो हमारा स्ट्रीम लाइंड फ्लो होता है। अगर ये हमारा ग्रेटर देन 3000 होता है तब ये क्लियरली टर्बुलेंट फ्लो होता है, और 2000 से 3000 के बीच में अगर इसकी वैल्यू है तो ये अनस्टेबल फ्लो होता है, मतलब ये टर्बुलेंट भी हो सकता है और स्ट्रीमलाइन भी हो सकता है। इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। अब बेटा आपसे कह रहे हैं कि अगर जो फ्लो है इट इज जस्ट टर्बुलेंट, जस्ट टर्बुलेंट हुआ है, तो आप बता दो रेनॉल्ड्स नंबर कितना लेना चाहिए हमको भाई? 3000। तो रेनॉल्ड्स नंबर हम लोग ले लेंगे 3000 के बराबर। इट शुड बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर जो कि 1000 होता है ना। वाटर का डेंसिटी हम लोग ले लेंगे, फ्लूइड का जो वेलोसिटी है वाटर का वही हमको निकालना है। पाइप का डायमीटर हमको पता है, अगर रेडियस पता है तो डायमीटर बेटा इसका डबल हो जाएगा, दैट विल बी 0.01। इसको हम लोग डबल करेंगे तो 0.01 डिवाइडेड बाई विस्कोसिटी जो कि कितनी है? 0.001। इस वैल्यू को रख करके बेटा हम लोग जैसे ही यहां पर सॉल्व करेंगे, आप लोग चेक करके देख सकते हो, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी हमारी कितनी आ जाएगी? आर ईटा अपॉन रो डी। तो आप यहां से देख लो, v की वैल्यू निकालोगे तो आर ईटा ये इधर चला जाएगा और ये सब चीजें डिवाइड में आ जाएंगी, और सॉल्व होकर के वेलोसिटी हमको मिल जाएगी 0.3 मीटर पर सेकेंड। आई होप आप लोग को बात समझ में आई होगी। देखो बेटा, रेनॉल्ड्स नंबर जैसे और भी 4-5 नंबर्स होते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि 11th क्लास में बहुत बेसिक, बहुत फंडामेंटल इसके बारे में बताया जाता है कि कोई भी फ्लो कैसा होगा ये चीज डिपेंड करती है बेटा रेनॉल्ड्स नंबर पर, ठीक है। उसकी वैल्यू थी रो वी डी अपॉन ईटा, तो उस पर बेस्ड ये बढ़िया एक प्यारा सा क्वेश्चन हो गया। अब इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा बर्नौलीज इक्वेशन या बर्नौलीज थ्योरम। इस पर बेस्ड आइए देखते हैं कैसा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। सबसे पहले तो मैं थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट ले रहा हूं ताकि मैं आपको पहले थ्योरम समझा पाऊं कि थ्योरम है क्या। देखो भाई, एक्सप्लेन व्हाई to keep a piece of paper horizontal you should blow over not under it। कह रहे हैं किसी एक पेपर को हॉरिजॉन्टल लेवल पर मेंटेन रखने के लिए ऊपर ब्लो किया जाता है, नीचे हम ब्लो नहीं करते। क्यों? देखो बेटा,
जब भी कोई फ्लूइड स्ट्रीमलाइंड फ्लो में मूव कर रहा हो तो वहां पर प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ठीक, इसको बोलते हैं प्रेशर एनर्जी, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और रो जी एच, इन तीनों तरह की एनर्जीज का जो सम होता है बेटा वो हर एक क्रॉस सेक्शन पर कांस्टेंट होता है। यही हमारा बर्नौलीज थ्योरम है। अब अगर हॉरिजॉन्टल रखना है तो वहां पर ये वाला टर्म लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हाइट की वैल्यू जो पहले थी वही वैल्यू अभी भी रहेगी। इसका मतलब बेटा प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। अब देखो, अगर आप ऊपर की तरफ एयर ब्लो करते हो, ऊपर की तरफ एयर ब्लो करोगे, वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो ये काइनेटिक एनर्जी वाला जो टर्म है, दिस काइनेटिक एनर्जी टर्म विल आल्सो इंक्रीज। तो हमको पता क्या चलेगा, प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर वाला ये जो टर्म है, इन दोनों का सम हमारा किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है। अब बेटा सोचो, अगर काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म बढ़ रहा है, सम हमारा कांस्टेंट है, इसका मतलब प्रेशर का क्या होगा, प्रेशर विल रिड्यूस, प्रेशर हमारा कम हो जाएगा। तो होगा क्या कि अगर मान लो ये पेपर है, अगर ये मान लो ये पेपर है, आपने ऊपर जो है वो एयर ब्लो किया तो ऊपर का जो प्रेशर है वो लो हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, जबकि नीचे का जो प्रेशर है वो हाई है। अब आप सोचो, नीचे प्रेशर ज्यादा है, ऊपर प्रेशर कम है, तो फोर्स किधर से किधर लगता है भाई, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो इसके ऊपर के डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जो कि इस पेपर के वेट को बैलेंस कर देगा। मैं आपको देखो बना के दिखा रहा हूं, इसकी वजह से, ये हाई और लो प्रेशर की वजह से इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह का प्यारे बच्चों फोर्स लगेगा जो कि इसके वेट mg को क्या करेगा, बैलेंस कर देगा, और ये पेपर हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आकर के रुक जाएगा। देखिए भाई, इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहां पर लिखा। इसी तरीके से आपको भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना होगा। व्हेन वी ब्लो ओवर अ पीस ऑफ पेपर, द वेलोसिटी ऑफ द एयर अबव द पेपर इंक्रीजेस। भाई ऊपर की वेलोसिटी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। सो अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज थ्योरम, दैट इज प्रेशर एनर्जी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट होता है, प्रेशर घट जाएगा भाई। ये अगर बढ़ेगा तो प्रेशर की वैल्यू घट जाएगी अबव द पेपर, ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस ऑफ द एयर बिटवीन बिलो द पेपर एंड अबव द पेपर, अ लिफ्टिंग फोर्स एक्ट्स ऑन द पेपर। एक लिफ्टिंग फोर्स, ऊपर की तरफ लगने वाला ये फोर्स जनरेट हो जाएगा, एंड हेंस इट रिमेन्स हॉरिजॉन्टल, और वो उसके वेट को बैलेंस करेगा ताकि वो हॉरिजॉन्टल कंडीशन में रह जाए। आइए थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। व्हेन वी ट्राई टू क्लोज अ वाटर टैप विद अवर फिंगर्स, फास्ट जेट्स ऑफ द एयर गश थ्रू द ओपनिंग बिटवीन अवर फिंगर्स। कह रहे हैं कि भाई अगर देखो कोई एक ऐसी मान लो पाइप है, आप लोग भी ये खेल खेलते होंगे, अगर ये पाइप है और उस पाइप के आगे ऐसे आप हाथ लगा लो, जैसे मान लो ये पाइप है ना, ये पाइप है, मान लो इस पाइप पे अगर हम लोग ऐसे हाथ लगा लेते हैं आगे, तो आपने देखा होगा वाटर की वेलोसिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है बेटा, क्योंकि ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहता है A1 V1 बराबर A2 V2। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम लोग और ध्यान से देखें तो एरिया इंटू वेलोसिटी जो होता है गाइस, वो कांस्टेंट होता है ना। एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट है इस तरह के पाइप में, फ्लो में। तो अगर आपने हाथ लगाया तो एरिया घट जाएगा, इसलिए वेलोसिटी जो है लिक्विड का वो बढ़ जाएगा। तो ये किस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी को। तो देखो यहां पर उसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में बोला गया। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर स्टेडी फ्लो ऑफ अ लिक्विड, प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब एंड वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हमारा कांस्टेंट रहेगा एट ईच पॉइंट। दैट मींस A1 V1 बराबर A2 V2। बाकी उसी चीज को एक्सप्लेन किया गया जो मैंने बताया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और यहां से आप इस तरह के आंसर को लिख सकते हो। अब देखो अगला थर्ड क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो देखो क्या है, द साइज ऑफ द नीडल ऑफ सिरिंज कंट्रोल्स द फ्लो रेट बेटर देन थंब प्रेस exerted by a doctor while
एडमिनिस्ट्रिंग एन इंजेक्शन। जब भी कभी इंजेक्शन लगाया जाता है तो थंब का प्रेशर ज्यादा नहीं लगाते हैं। जो पतली सी नीडल होती है वो नीडल ही सारे ब्लड फ्लो को कंट्रोल कर लेती है। रीजन बेटा क्या है? रीजन इसके पीछे का ये है कि अगर आप बर्नौली साहब की इस थ्योरम को देखेंगे तो हाफ रो वी स्क्वायर, ये वैल्यू बेटे कांस्टेंट है ना। इसके कांस्टेंट होने का जरा मतलब आप समझो। जो वेलोसिटी वाला टर्म है इस टर्म पर स्क्वायर लगा है, ठीक है। प्रेशर वाले टर्म के ऊपर पावर 1 लगा है। तो इन दोनों टर्म्स में से आप खुद ही सोचो डोमिनेटिंग टर्म कौन सा होगा, ये वाला या ये वाला? बताओ। वेलोसिटी में चेंज करोगे तब ज्यादा इफेक्ट आएगा या प्रेशर में चेंज करोगे तब ज्यादा इफेक्ट आएगा? भाई जिसमें स्क्वायर है तो वो क्या करेगा? वो ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करेगा, ये ज्यादा डोमिनेंस शो करेगा। इसका मतलब बेटा क्या है कि जो वेलोसिटी वाला जो टर्म है, जो काइनेटिक एनर्जी वाला जो टर्म है, ये ज्यादा डोमिनेटिंग होता है इन कंपैरिजन टू दिस प्रेशर टर्म। तो अगर आप प्रेशर ज्यादा, थंब से ज्यादा यूज करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन उसका इंपैक्ट यहां पर उतना नहीं होता है। इसलिए गाइस हम लोग यहां पर क्या करते हैं, ज्यादा थंब प्रेशर ना लगा करके पतली नीडल लेते हैं जो कि खुद ही ब्लड के फ्लो को अपने आप बैलेंस कर लेती है। अब आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। कह रहे इन दिस रिलेशन प्रेशर P अकर्स विद 1 पावर। प्रेशर जो है इसका पावर 1 है, जबकि वेलोसिटी जो है इसका पावर कितना है? 2 है। Therefore, the influence of the velocity is higher than pressure. वेलोसिटी का इंफ्लुएंस प्रेशर से ज्यादा होता है। The size of the needle controls the velocity of the flow, while the thumb pressure controls pressure. थंब से हम प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि नीडल का जो पतला होना है, जो साइज है जो नीडल का, वो वेलोसिटी ऑफ फ्लो को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स द वेलोसिटी ऑफ फ्लो। देयरफॉर साइज ऑफ द नीडल ऑफ द सिरिंज कंट्रोल्स फ्लो रेट बेटर देन थंब प्रेशर। बहुत ज्यादा ताकत लगाने से, थंब प्रेशर लगाने से वहां कुछ काम बनने वाला नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कुछ लोग बढ़िया से इंजेक्शन लगाते हैं, कुछ लोग धर के एकदम, समझ ही रहे होंगे आप लोग, है ना एकदम ही से लगा देते हैं ना भाई साहब। समझ लेते हैं कि कोई गाय भैंस है उसको लगा रहे हैं। देखिए, अ फ्लूइड फ्लोइंग आउट ऑफ द स्मॉल होल इन अ वेसल रिजल्ट्स इन अ बैकवर्ड थ्रस्ट ऑन द वेसल। कह रहे हैं कि अगर मान लो ये कोई एक वेसल है, इस वेसल में, इस वेसल से अगर कोई फ्लूइड, कोई एक मान लो इसमें हम होल कर दें, यहां से मान लो कोई फ्लूइड ऐसे बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से इट रिजल्ट्स इन अ बैकवर्ड थ्रस्ट ऑन द वेसल्स। इसकी वजह से ये जो वेसल है इसके ऊपर एक बैकवर्ड डायरेक्शन में बेटा थ्रस्ट का फोर्स जनरेट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, ये जो निकलने वाला फ्लूइड है ये अपने साथ एक मोमेंटम आगे की तरफ लेकर के बढ़ रहा है, क्योंकि निकलने वाले फ्लूइड का कुछ ना कुछ मास होगा, और क्योंकि एरिया यहां पर छोटा सा है, भाई एक होल किया गया है, एरिया छोटा है तो वेलोसिटी उसकी ज्यादा होगी, तो मास भी है, हाई वेलोसिटी भी है, जिसकी वजह से ये हाइयर मोमेंटम लेकर के बाहर निकल रहा है। ठीक, अब हाई मोमेंटम अगर बाहर निकलेगा तो न्यूटन साहब का थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो पीछे की तरफ भी एक रिएक्शन का फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से एक बैकवर्ड थ्रस्ट इसके ऊपर जनरेट होगा। ये कुछ वैसी वाली बात हो गई कि अगर हम लोग किसी गन से बुलेट फायर करते हैं ना, तो जब बुलेट आगे निकलती है तो गन के ऊपर एक रिकॉइल, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा रिकॉइल वेलोसिटी का, बिल्कुल उसी तरीके से बैकवर्ड थ्रस्ट वहां पर भी लग रहा होता है। तो यहां पर भी वही काम होगा। आप देखो लिखा है, अ फ्लूइड फ्लोइंग आउट ऑफ द स्मॉल होल इन अ वेसल हैव लार्ज वेलोसिटी एंड देयरफॉर लार्ज मोमेंटम। लार्ज वेलोसिटी होती है इसलिए उसका मोमेंटम भी ज्यादा होता है। एज नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, इसलिए वहां पर अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इक्वल मोमेंटम इन अपोजिट डायरेक्शन एंड हेंस बैकवर्ड वेलोसिटी इज प्रोवाइडेड टू द वेसल। क्लियर है गाइस? इस तरीके से बेटा पूरा एक्सप्लेन करके आप लिखोगे तभी फुल मार्क्स आपको सब्जेक्टिव पेपर में मिलता है। अब देखो एक क्वेश्चन और है हमारे पास। एक जो स्पिनिंग क्रिकेट की बॉल है इन एयर डज नॉट फॉलो अ पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी। कह रहे हैं कि एक जो स्पिनिंग बॉल होती है वो पैराबोलिक पाथ फॉलो नहीं करती, ऐसा क्यों? देखो बेटा, अगर मान लो ये कोई एक बॉल है, बॉल अगर आगे की तरफ बेटा बढ़ रही है तो सोचो इसके आसपास की जो एयर है, वेलोसिटी ऑफ एयर बोलो पीछे की तरफ होगा। अगर बॉल आगे की तरफ बढ़ेगी तो बॉल का जो वॉल्यूम है
उसको ऑक्यूपाई कौन करेगा भाई? बॉल अगर आगे जा रही है, बॉल एरिया या वॉल्यूम ले रहा है किसका? एयर का, तो एयर जो है पीछे आ जाएगी, इसलिए एयर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा इस बॉल का। ठीक, तो अगर बॉल आगे जाती है तो एयर जो है वो पीछे की तरफ जाती है। अब सोचो, अगर ये बॉल स्पिनिंग भी कर रही है, मतलब ऐसे नाचते हुए घूमते हुए जा रही है ना भाई साहब, इंडिया में देखो बहुत सारे अच्छे अच्छे बॉलर्स हैं, अगर ये स्पिनिंग करते हुए जा रही है तो जो ऊपर की बेटा जो एयर होगी वो इस तरीके से फ्लो कर रही होगी ड्यू टू स्प्रिंग, और जो नीचे की एयर होगी वो इस तरीके से फ्लो कर रही होगी। अब आप ध्यान से समझना बेटा, ये वाली जो एयर है उसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ, स्पिनिंग की वजह से भी जो वेलोसिटी मिली वो भी पीछे की तरफ, तो बोलो नीचे जो है वो दोनों वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी तो ओवरऑल वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जबकि यहां ऊपर क्या है, ये वेलोसिटी पीछे की तरफ है और स्पिनिंग की वजह से वेलोसिटी जो है वो आगे की तरफ है, जिसकी वजह से ओवरऑल वेलोसिटी जो है वो घट जाएगी। अब होगा क्या, अगर वेलोसिटी बढ़ी बेटा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और प्रेशर की वैल्यू घट जाएगी, प्रेशर जो है वो घट जाएगा। और अगर यहां वेलोसिटी घट गई तो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी, जिसकी वजह से प्रेशर जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो ऊपर हाई प्रेशर है और नीचे हमारा लो प्रेशर है, इसीलिए जो स्पिनिंग बॉल होती है वो नीचे की तरफ ऐसे टर्न कर जाती है। या फिर अगर आप किसी पहाड़ी पे खड़े होइए और किसी फुटबॉल को ऐसे उल्टा उल्टा स्पिन करा के अगर आप छोड़ देंगे तो वो बॉल इस तरीके का पाथ फॉलो करती है गाइस। ठीक है, इस पर आपको YouTube पर और भी कुछ वीडियोस मिल सकते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल उसी चीज को देखो यहां पर पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके बताया गया है, तो आप सब लोग बढ़िया प्यारा सा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरीके से एक्सप्लेन करिएगा। वैसे आपकी बुक में भी ये सब लिखा हुआ है ना। ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, एक लॉन्ग क्वेश्चन था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। पेज नंबर 23 पर, पेज नंबर 23 पर ये क्वेश्चन आपको गिवन है, वहां से आप इस क्वेश्चन को देखिए। ढेर सारे बढ़िया बढ़िया इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारी एनसीईआरटी का है, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मैंने इस बुक से लिया हुआ है। यहां पर कहा जा रहा है, इन अ टेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑन अ मॉडल एरोप्लेन इन अ wind tunnel, the flow of speed on upper and lower surfaces of the wings are 70 मीटर पर सेकेंड and 63 मीटर पर सेकेंड। देखो ऊपर जो विंग के ऊपर जो एयर है उसका स्पीड दिया है 70 और जो नीचे है उसका स्पीड दिया है 63। What is the lift on the wings if area of the wing is 2.5 मीटर स्क्वायर? Take density of the air as 1.3 kg per मीटर क्यूब। देखो बेटा, अगर हम लोग यहां पर कॉन्सेप्ट को समझे, अगर कोई मान लो ये हम लोग एक एरोप्लेन की बात कर रहे हैं, तो किसी भी एरोप्लेन में, देखो मैं यहां लिख रहा हूं भाई, किसी भी एरोप्लेन में क्या होगा, प्रेशर प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू प्रेशर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। आप कहोगे सर रो GH वाला टर्म नहीं लिखा आपने, तो बेटा अगर वो हॉरिजॉन्टल लेवल पर चल रहा है तो रो GH इधर भी लिख लो, रो GH इधर भी लिख लो, दोनों फिर कैंसिल कर दो, क्या फायदा, इसलिए हमने पहले ही उसको हटा दिया। अब जरा समझना यहां पे मैटर क्या है। अगर मैं इस P1 को उधर ले जाऊंगा तो ये बेटा बनेगा P2 माइनस P1। P2 माइनस P1 की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 1/2 रो टाइम्स V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। ध्यान से देख लो भाई साहब, है ना। अब हमको क्या चाहिए था, हमको व्हाट इज द लिफ्ट ऑन द विंग्स, हमको फोर्स चाहिए। अभी हमने क्या निकाला है, नीचे और ऊपर के प्रेशर का डिफरेंस निकाला है। देखो बेटा है बड़ा आसान, 1/2 डेंसिटी कितनी है वाटर की, यानी सॉरी वाटर कह रहा हूं, एयर की जो डेंसिटी है वो कितनी है 1.3। ठीक है, वेलोसिटी हमको पता है ऊपर कितनी थी 70, नीचे कितनी है 63, तो ये कितना हो गया 70 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर। इसको अगर हम लोग बेटा अपना सॉल्व कर लेंगे तो हमको प्रेशर का डिफरेंस आ गया, मतलब क्या आ गया, डेल्टा P आ गया। प्रेशर का डिफरेंस अगर हमारे पास आ चुका है, उसमें अगर हम एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे गाइस, तो हमको क्या मिल जाएगा, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स, लिफ्ट वाला फोर्स हमको मिल जाएगा। और फोर्स हम यहां से निकाल पाएंगे, डेल्टा P आप यहां से सिंप्लीफाई करो, एरिया बेटा कितना है
2.5 मीटर स्क्वायर। तो उसको निकालने के बाद आप 2.5 का जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, आप चेक करो, ये देखो मैं आपको यहां पर उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिएगा ध्यान से, V1 वेलोसिटी पता है, V2 वेलोसिटी पता है, एरिया पता है, बर्नौली थ्योरम लगाया, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। फिर देखो हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर निकालकर सीधे सीधे एरिया का मल्टीप्लाई कर दिया गया। 2.5 का मल्टीप्लाई करोगे, पूरा सॉल्व करोगे, वैल्यू आ जाएगी 1.51 इंटू 10⁻³ न्यूटन के बराबर। इतना लिफ्ट फोर्स लग जाएगा जो कि उसको ऊपर की तरफ लिफ्ट कराता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, वेंचुरी मीटर पर बेस्ड है। एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है जिसका काम होता है किसी भी लिक्विड के फ्लो रेट को मेजर करना, ठीक है। किसी भी पाइप में लिक्विड फ्लो हो रहा है, तुमको अगर उसका फ्लो रेट चाहिए कि कितने लीटर पर सेकंड फ्लो हो रहा है सर, तो क्या करो, वेंचुरी मीटर का वो इंस्ट्रूमेंट लाओ, उसमें लगा दो भाई साहब, वहां से आप मेजर कर सकते हैं। अब देखो, वेंचुरी मीटर इज कनेक्टेड टू 2 पॉइंट्स, इट इज कनेक्टेड टू 2 पॉइंट्स इन द मेंस वेयर रेडियस आर 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। दो रेडियस पर दो जगह पर कनेक्ट किया गया। एंड लेवल्स ऑफ द वाटर कॉलम इन द ट्यूब डिफर बाई 10 सेंटीमीटर, है ना। दो अलग अलग जो है आपने जगह पर कनेक्ट किया जहां का रेडियस अलग अलग था, इसीलिए वहां पर हाइट में डिफरेंस आ गया। जो वाटर कॉलम होता है ना, उसकी हाइट में डिफरेंस आ गया 10 सेंटीमीटर का। हाउ मच वाटर फ्लो थ्रू द पाइप पर मिनट, कह रहे हैं कि वो जो पाइप है उसके थ्रू कितना वाटर पर मिनट फ्लो कर रहा है। अब देखो बेटा, कैलकुलेटिव है, इसलिए मैं आपको सीधे सीधे यहां पर इस स्टेप पर ले आया हूं। किसी भी वेंचुरी मीटर के लिए अगर हम बात करें तो फ्लो रेट का फार्मूला क्या होता है? फ्लो रेट का फार्मूला है A1A2 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। देखो A1 और A2 क्या है? ये दोनों क्रॉस सेक्शंस का बेटा एरिया है। हमको दोनों क्रॉस सेक्शंस का देखो रेडियस क्वेश्चन में गिवन था 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, है ना। तो दोनों का हम बेटा क्या निकालेंगे? एरिया। A1 और A2 आप चेक कर लो, पाई 20 स्क्वायर पाई 10 स्क्वायर। क्लियर? G की वैल्यू हम सबको पता है 9.8 होती है, उसको उठाकर आप यहां पर सीधे सीधे यूज कर लो, ठीक है। A1 A2 दोनों एरियाज हमको पता है, क्योंकि दोनों रेडियस आप चेक करो सेंटीमीटर में गिवन था, तो या तो तुम सबको मीटर में कन्वर्ट कर लो या तो पूरा आंसर फिर आप सेंटीमीटर में निकाल दो। इसीलिए G की वैल्यू को 9.8 ना लेकर के 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ये लेकर के प्यारे बच्चों यूज किया जा रहा है। तो 2GH हाइट कितनी है? हाइट में डिफरेंस कितना है? 10 के बराबर। वो हमने लिया, इसको लेकर के सॉल्व किया, यहां से हमको फ्लो रेट मिल गया। फ्लो रेट कितना मिल गया? 2728.7 लीटर पर मिनट, ठीक है। लीटर पर मिनट इतना हमको मिला है गाइस, ठीक है। जरा भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। वैसे सॉल्व करोगे तो ये हमारा कितना आएगा? सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, लेकिन हमने उसको 60 से मल्टीप्लाई करके पर मिनट में कन्वर्ट कर लिया है ताकि आंसर थोड़ा छोटा है, वरना ये आंसर जो है वो बड़ा दिखाई पड़ रहा होगा। अब इसी पर बेस्ड एक बहुत बढ़िया अगला प्यारा सा क्वेश्चन। सबसे पहले डायग्राम को देखो, एक पाइप दिखाई पड़ रही है जिसका यहां पर हाइट 2 मीटर है और यहां पर हाइट कितना है? 5 मीटर है। अब आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है अ नॉन विस्कस लिक्विड ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी, एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब है। वैसे ये लिक्विड कौन सा है भाई साहब? अगर 1000 डेंसिटी तो वाटर ही होगा। फ्लोज इन अ स्ट्रीमलाइन मोशन अलोंग अ ट्यूब ऑफ वेरिएबल क्रॉस सेक्शन, द ट्यूब इज kept inclined, the tube is kept inclined in the vertical plane। ट्यूब को हमने वर्टिकल प्लेन में इंक्लाइंड रखा है लाइक दिस। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब एट 2 पॉइंट्स P एंड Q। ये देखो पॉइंट P है और ये देखो पॉइंट हमारा Q है। P और Q दोनों पॉइंट्स पर जो हाइट है वो 2 मीटर और 5 मीटर है, जबकि एरिया हमको पता है, यहां पर एरिया है 4 × 10⁻³ ये, और यहां पर एरिया है Q वाले पॉइंट पर 8 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड एट पॉइंट P, यहां पर जो लिक्विड है उसकी जो वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकंड है। यहां पर वेलोसिटी हमको पता है Vp, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड। तो आपसे कह रहे हैं फाइंड वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम बाय द प्रेशर। कह रहे हैं वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम बाय द प्रेशर बताओ, ठीक है। तो
कुल मिला के आप सोचो प्रेशर एनर्जी में डिफरेंस पूछ रहे हैं, वर्क डन बाई प्रेशर बताओ, एंड ग्रेविटी फोर्सेस एज द फ्लूइड फ्लोज फ्रॉम द पॉइंट P टू Q। लिक्विड अगर P से Q की तरफ ऐसे ऊपर जा रहा है तो वर्क डन बाई प्रेशर बताओ, जो कि हमारा P2 माइनस P1 या P1 माइनस P2 के बराबर होगा, मतलब चेंज इन प्रेशर एनर्जी। क्योंकि प्रेशर एनर्जी के बारे में अगर आपने अपनी बुक में पढ़ा है अच्छे से, एनसीईआरटी बुक में, तो बेटा प्रेशर एनर्जी तो होता ही वर्क डन है ना, वर्क डन बाय द लिक्विड। तो आप वहां पे जब आप ध्यान से समझोगे उस कॉन्सेप्ट को कि प्रेशर क्या है, प्रेशर एनर्जी क्या है, तब आपको समझ में आएगा कि वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम बाय द प्रेशर, ये चेंज इन प्रेशर ही है। P2 माइनस P1 यहां पे निकालना है, और दूसरे में कह रहे हैं ग्रेविटी के बारे में बताओ, तो रो GH वाला जो टर्म है ना, उसमें डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट सिंपली कर लेंगे। अब आइए दोनों जगह पर हम बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करते हैं। अगर हम P वाले पॉइंट के लिए यहां पर अगर हम लोग बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे तो बेटा जरा सोचो कौन कौन सा यहां पे टर्म बनेगा। सबसे पहला टर्म बन गया हमारा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1, जो कि H1 होगा 2 मीटर के बराबर। वहां पर Q वाले पॉइंट के लिए अगर हम लगाएंगे तो P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2, ठीक। P1 माइनस P2 अगर मैं कैलकुलेट करूं तो दैट इज इक्वल टू हाफ रो टाइम्स V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो G H2 माइनस H1। क्लियर? H2 माइनस H1 हमको पता है 5 माइनस 2 3 होगा। ये वैल्यूज को जब मैं यहां पर उठा करके रखूंगा, है ना, देन वी विल गेट आवर आंसर। अभी फिलहाल आप एक चीज को और समझिए, ये जो P1 माइनस P2 है, इसी को मैं बोल रहा हूं वर्क डन बाई प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है? इट इज वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो होती है बेटा, वो कह रही है A1V1 बराबर A2V2। देखो यहां का हमको एरिया पता था, क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहां का एरिया हमको पता है, यहां की वेलोसिटी हमको पता है V1। आप चेक कर लो भाई, दोनों जगह का बेटा चेक करो, एरिया पता है हमको, यहां की हमको वेलोसिटी पता है, तो यहां की वेलोसिटी हम अपने आप निकाल सकते हैं। यूजिंग विच फार्मूला? वी कैन यूज प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। A1V1 इज इक्वल टू A2V2, ठीक, जिसमें A1V1 और A2 हमें पता है, V2 निकालना है। जैसे ही आप निकालोगे V2 की वैल्यू आने वाली है 0.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है गाइस? देखो हो सकता है आप लोग को ये छोटा दिख रहा हो, लेकिन मैं एक एक स्टेप आपको क्लियर कर रहा हूं, तो सभी लोग अपने आप कॉपी पे इसको लिखते चले जाएंगे, आपको पूरी चीज समझ में अच्छे से आ जाएगी। अब हम लोग इसी V2 की वैल्यू को यहां पर उठा करके रखने वाले हैं, और रख करके आप जैसे ही सॉल्व करेंगे, देखो 1/2 डेंसिटी कितनी है 1000, V2 का स्क्वायर यानी 0.5 का स्क्वायर 0.25 माइनस V1 स्क्वायर, V1 था 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस रो G और हाइट का डिफरेंस कितना है 5 माइनस 2 यानी कि 3। इसको बेटा जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये देखो आ गया वर्क डन बाई प्रेशर एनर्जी, और वो वर्क डन बाई प्रेशर एनर्जी कितना है 29625 जूल पर मीटर क्यूब। तो ये आ गया वर्क डन बाई द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब अगली चीज हमसे पूछा गया था, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम बाई द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम कितना है? तो वो होता है बेटा रो GH वाला टर्म, यानी कि रो GH2 माइनस H1। तो आप रो GH2 माइनस H1 जब आप करोगे तो मिल जाएगा 1000 इंटू 10, 2 माइनस 5 करो या 5 माइनस 2 करो, तो ये वैल्यू आ जाने वाली है 3 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल पर मीटर क्यूब। क्लियर है गाइस? बहुत बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये आपको अरिहंत पब्लिकेशन की इस बुक में मिलने वाला है। इट इज अवर क्वेश्चन नंबर, वी कैन से इट इज क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ पेज नंबर 38। गाइस पेज नंबर 38 का ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग बुक में इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं और जम करके गाइस प्रैक्टिस करो, मजा आ जाएगा। एक एक चीज मैं यहाँ पे हर एक
चैप्टर पर मैं एक वीडियो में लगभग पूरे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स को समराइज करने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। लेकिन मजा तब आएगा जब आप इस वीडियो को देखकर, समझकर और फिर आप बाकी सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर डालें। और जो भी डाउट आए वो आप लोग कमेंट करिए वीडियोस में, हम लोग खूब डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, पढ़ने का सही तरीका यही है। अगर जैसे आज मैं सेकंड चैप्टर डिस्कस कर रहा हूं तो आप लोगों का काम यह होना चाहिए कि जो नेक्स्ट चैप्टर है यानी कि चैप्टर 3 है, वो चैप्टर 3 आपको मेरा ये लेक्चर आने से पहले एक बार पढ़ लेना चाहिए। जब आप चैप्टर को एक बार पढ़ लोगे फिर मेरा ये लेक्चर आएगा, आपको मजा आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है गाइस। क्योंकि उस समय आपको बेसिक पता होगा कि भाई ये टर्मिनल वेलोसिटी आखिर होती क्या है ना। तो जब वो पता होगा तब हम उसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको और अच्छे से समझ पाएंगे। बहुत सारे लोगों को तो अभी भी पूरी चीज समझ में आ रही होगी, है ना। बाकी अगर आप लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ोगे तो और मजा आ जाएगा भाई। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा टर्मिनल वेलोसिटी पर इस बार है, जो कि है इफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस r falls under gravity through a liquid of viscosity eta। एक स्फीयर है, रेडियस r है, ये अंडर ग्रेविटी गिर रहा है किसी लिक्विड में जिसकी विस्कोसिटी ईटा के बराबर है। इट्स एवरेज एक्सेलरेशन इज हाफ दैट ऑफ द स्टार्टिंग इन द मोशन। अगर स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन मान लो a के बराबर है, ठीक है, तो ऑन एन एवरेज जब देखा जाए तो एक्सेलरेशन a/2 के बराबर है ड्यूरिंग फ्री फॉल। देन शो दैट टाइम टेकन बाई इट टू अटेन द टर्मिनल वेलोसिटी। कह रहे हैं तब ये शो करो कि टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करने में जो टाइम लगा है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लिक्विड डेंसिटी। कह रहे हैं कि वो लिक्विड डेंसिटी से इंडिपेंडेंट है। देखो बेटा, अगर ये कोई मान लो स्फीयर है, ठीक है, तो इस स्फीयर पर जो फोर्सेस हैं अगर मैं उनके बारे में सोचूं, एक फोर्स इसका अपना वेट होगा, दूसरा फोर्स लिक्विड में जाते ही इसके ऊपर लगेगा और वो फोर्स है हमारा अपथ्रस्ट का फोर्स। इन्हीं दोनों फोर्स का अगर मैं नेट रिजल्टेंट निकालूंगा तो दैट विल बी mg माइनस अपथ्रस्ट फोर्स, और ये बेटा इक्वल टू हो जाएगा m इंटू a। दिस विल बी द नेट डाउनवर्ड फोर्स जो कि उस स्फीयर को किधर की तरफ लेकर के जा रहा है गाइस, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेकर के जा रहा है। अब समझने वाली बात यह है कि जो मास होता है वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम है। सो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, और अगर गाइस इसको मैं पूरा लिख दूं तो हम लोग वॉल्यूम को सीधे सीधे लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। भाई स्फीयर है तो वॉल्यूम तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ द सॉलिड यानी कि स्फीयर इंटू जी माइनस अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स का फार्मूला प्यारे बच्चों क्या होता है? हाँ, अपथ्रस्ट फोर्स आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, VI रो एल जी। VI रो एल जी का मतलब क्या है गाइस, इस चीज को समझो। VI का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पोर्शन ऑफ सॉलिड, मतलब सॉलिड के डूबे हुए पार्ट का वॉल्यूम। तो पूरा ही डूबा है भाई, है ना, क्योंकि वो स्फीयर तो लिक्विड के अंदर जा रहा है तो पूरा ही डूबा होगा, तो हम पूरा वॉल्यूम ले लेंगे, ठीक है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड और जी के बराबर। तो बेटा वॉल्यूम कितना हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। लेकिन इस बार हम डेंसिटी किसकी लेने वाले हैं, लिक्विड की लेने वाले हैं, इंटू जी, दैट इज इक्वल टू m इंटू a। अब ये m किसका होगा, किसका होगा भाई, ये मास होने वाला है हमारे उस स्फीयर का। इसी स्फीयर के बारे में मैं इक्वेशन लिख रहा हूं। तो स्फीयर का मास है, तो स्फीयर का सबसे पहली बात तो हम वॉल्यूम लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, इंटू डेंसिटी किसकी होगी, ये स्फीयर की होगी, और उसमें हम मास जो होता है वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम है, और इसमें हम एक्सेलरेशन a का मल्टीप्लाई और कर देंगे गाइस, ठीक है। आप सब लोग चेक कर लो भाई, सब लोग चेक कर लो। देखो अब 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये सब तो बेटा हो गया कैंसिल। ये सब क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचा, क्या बचा भाई, देखना ध्यान से देखना, रो एस माइनस रो एल टाइम्स जी डिवाइडेड बाई रो एस, दिस इज इक्वल टू द इनिशियल एक्सेलरेशन। ये किसके बराबर है, ये इनिशियल एक्सेलरेशन के गाइस बराबर है, क्लियर। लेकिन हमसे क्या बोला गया, हमसे बोला गया इट्स एवरेज एक्सेलरेशन इज हाफ दैट ऑफ इन द स्टार्टिंग ऑफ द मोशन। कह रहे हैं स्टार्टिंग में अगर एक्सेलरेशन ये है तो बेटा
एवरेज एक्सेलरेशन कितना है? एवरेज एक्सेलरेशन हमारा है इसका आधा, इसका क्या? इसका हाफ। तो देखना बेटा ये क्या है? ये है 1 माइनस, देखो 1 माइनस रो एल अपॉन रो एस, ठीक, 1 माइनस रो एल अपॉन रो एस जी बाई 2, ठीक है। ये हो गया इसका अपना एवरेज एक्सेलरेशन। अब हमसे क्या कह रहे हैं? देन शो दैट टाइम टेकन बाय इट टू अटेन द टर्मिनल वेलोसिटी। भाई साहब, टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करने में कितना समय लगेगा? बेटा अगर हमको एक्सेलरेशन पता है, ध्यान से समझना भाई, अगर हमको ये एक्सेलरेशन हमको पता है और हमसे पूछे कितना टाइम लगेगा, तो यार आसान है। कैसे? यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस at। अगर हमको फाइनल वेलोसिटी पता हो जो कि कौन सी है? टर्मिनल वेलोसिटी, तो हमारा काम बन जाएगा। अब आइए देखते हैं टर्मिनल वेलोसिटी जो हमारी है, उस टर्मिनल वेलोसिटी का आखिर फार्मूला क्या है। तो बेटा टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला देखो ये है, दिस इज द फार्मूला ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। क्या? 2/9 r क्यूब अपॉन ईटा। ईटा क्या है? विस्कोसिटी का ये कोफिशिएंट है, सॉरी आर स्क्वायर है भाई। 2/9 आर स्क्वायर अपॉन विस्कोसिटी, रो माइनस सिग्मा। जिसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो रो है इट इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड। डेंसिटी ऑफ सॉलिड को हमने रो से डिनोट किया है, ये देखो डेंसिटी ऑफ सॉलिड को रो से डिनोट किया है और डेंसिटी ऑफ लिक्विड को हमने सिग्मा से डिनोट किया है, ठीक है। तो 2/9 आर स्क्वायर अपॉन इफिशियंसी, सॉरी इफिशियंसी हम कह रहे हैं, ये विस्कोसिटी है। एक्चुअली सिंबल एक जैसा है ना, तो ये कंफ्यूजन होता है भाई साहब, लेकिन समझ लेना ये जो है ये हमारा विस्कोसिटी है। तो 2/9 आर स्क्वायर अपॉन विस्कोसिटी रो एस माइनस रो एल टाइम्स जी, ये बेटा फाइनल वेलोसिटी है। क्लियर? तो उसको हम लोग यहां पर लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी की जगह। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा? 0 के बराबर है। एक्सेलरेशन अभी हमने पीछे निकाला, अब देखना ध्यान से देखो जरा, v बराबर u प्लस at हम लगाने वाले हैं। फाइनल वेलोसिटी हमारी ये लिखी है 2/9 r स्क्वायर अपॉन ईटा, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड टाइम्स जी। इनिशियल हमारा 0 है। एक्सेलरेशन चेक करो कितना था? 1 माइनस, एक्सेलरेशन चेक करो कितना था? 1 माइनस रो एल अपॉन रो एस जी बाई 2। चेक करना, 1 माइनस रो एल कितना है हमारा? रो एल कितना है हमारा? सिग्मा। तो सिग्मा अपॉन रो, यानी कि रो एल अपॉन रो एस जी बाई 2 इंटू टाइम टी। यहां से बेटे जब मैंने टाइम की वैल्यू निकाली तो टाइम की वैल्यू हमको मिल रही है 4/9 आर स्क्वायर ईटा बाई विस्कोसिटी, ठीक है ना, आर स्क्वायर रो बाई ईटा। यानी कि अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि इस टाइम की वैल्यू में, जब हमने टाइम निकाला तो इसकी वैल्यू में कहीं पर भी डेंसिटी ऑफ लिक्विड नहीं आ रही है। आप चेक करो, सिग्मा यहां पर नहीं आ रहा है, केवल और केवल रो आ रहा है। इसका मतलब सिग्मा क्या था? डेंसिटी ऑफ लिक्विड था। और यही हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि प्रूव करो, शो दैट टाइम टेकन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लिक्विड डेंसिटी। जो टाइम है वो लिक्विड की डेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रही है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो मुझे लगा आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए गाइस मैंने इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन पूरी तरीके से कर दिया है। अब हम लोग इस चैप्टर के सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है सरफेस टेंशन। आइए देखते हैं सरफेस टेंशन पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो कौन से हैं। देखो इस तरह का एक क्वेश्चन बहुत आता है, द सरफेस टेंशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 7.28 इंटू 10⁻⁻²। ये सरफेस टेंशन है। और वेपर प्रेशर जो है वो 2.33 इंटू 10⁻³ पास्कल के बराबर है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट स्फेरिकल वाटर ड्रॉपलेट्स? कह रहे हैं कि जो सबसे छोटी वाटर ड्रॉप बन सकती है उसका रेडियस कितना होगा, विच कैन फॉर्म विदाउट एवापोरेटिंग एट 20 डिग्री सेल्सियस। कह रहे हैं 20 डिग्री सेल्सियस पर वो वाटर ड्रॉप का मिनिमम वॉल्यूम बताओ। देखो बेटा, अगर हमको ये एक्सेस प्रेशर पता है,
ठीक, वेपर प्रेशर जो है हमारा, अगर वो वेपर प्रेशर 2T/R के बराबर होगा बेटा, तभी तो वो बबल फॉर्म हो पाएगा, तभी तो वो जो वाटर है उसका ड्रॉप फॉर्म हो पाएगा, है ना। तो किसी भी वाटर ड्रॉप के लिए एक्सेस प्रेशर का फार्मूला सरफेस टेंशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। देखो, दो तरह के फार्मूले आपने पढ़े होंगे, एक 2T/R किसी भी वाटर ड्रॉप के लिए या एयर बबल के लिए, ठीक। और अगर सोप बबल है तो यही फार्मूला होता 4T/R, ठीक है ना। तो अगर 2T/R उस वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए तो काम बन जाएगा। तो यहां से हमको रेडियस मिल जाने वाला है 2 टाइम्स सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन कितना है भाई? 7.28 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाई व्हाट? वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर गाइस कितना है? 2.33 इंटू 10⁻³ पास्कल, ठीक। इसको हम लोग जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे, आप सब लोग चेक कर लो, जैसे ही हम लोग P बराबर 2T/R, देखो T का मतलब मैंने वहां पे माना था सरफेस टेंशन, यहां पर उसी चीज को मैंने लिखा है S से। S का मतलब भी क्या है? सरफेस टेंशन, ठीक है गाइस। तो चाहे T लिखो चाहे S लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करो तो ये वैल्यू हमारी सॉल्व होकर के आ जाती है 6.25 इंटू 10⁻⁵ मीटर। तो ये एक बहुत अच्छा बेसिक क्वेश्चन है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन। क्या है भाई? कह रहे हैं अ लिक्विड ड्रॉप ब्रेक्स इनटू 27 स्मॉल ड्रॉप्स। कह रहे हैं एक लिक्विड ड्रॉप है, 27 छोटी छोटी ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो गया। इफ सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज S, अगर लिक्विड का सरफेस टेंशन S के बराबर है, देन फाइंड द एनर्जी रिलीज। तब आप एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसके बारे में बताइए। देखो भाई, अगर एक बड़ी ड्रॉप है और ये बड़ी ड्रॉप हमारी कन्वर्ट हुई है छोटी छोटी 27 ड्रॉप्स में, है ना, ऐसी छोटी छोटी 27 ड्रॉप्स बेटा बन गई, ठीक। तो आप समझो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है, बड़ी वाली ड्रॉप का जो वॉल्यूम है 4/3, बड़ी वाली ड्रॉप का वॉल्यूम πr3 है ना, दैट शुड बी इक्वल टू 27 टाइम्स छोटी छोटी ड्रॉप्स का वॉल्यूम। अब छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं तो उनका रेडियस भी भाई साहब छोटा होगा, है ना। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई हमने कर दिया कैंसिल। तो r की जो वैल्यू है बेटा वो 3 टाइम्स स्मॉल r के बराबर हो गई। इसकी मतलब ये हो गया जो छोटी ड्रॉप्स हैं उनका रेडियस बेटा कितना हो गया? बड़ी ड्रॉप का रेडियस डिवाइडेड बाई 3 के बराबर। अब हमसे कह रहे हैं फाइंड द एनर्जी रिलीज्ड। कितनी एनर्जी रिलीज होगी? तो बेटा पहले आप क्या निकालो? चेंज इन एरिया निकालो, है ना। चेंज इन एरिया निकालो, सरफेस टेंशन का मल्टीप्लाई कर दो, तुरंत आपको एनर्जी मिल जाएगी। क्योंकि यहां पर कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई साहब, देखो जो सरफेस एनर्जी होती है, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, दैट इज सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, ठीक है। अगर हम किसी भी लिक्विड ड्रॉप के सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं या सरफेस एरिया को घटा रहे हैं, तो बेटा उसके लिए हमको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा या कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वहां पर सरफेस एनर्जी रही होगी। तो उसी सरफेस एनर्जी का फार्मूला होता है सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन एरिया, ठीक है ना, सरफेस एरिया। तो हम सबसे पहले निकालेंगे सरफेस एरिया। देखो यहां पर आपको वही चीज को एक्सप्लेन किया गया। पहली चीज तो ये मिल गई कि जो स्मॉल ड्रॉप है उसका रेडियस r/3 है। अब आप देखो जो बड़ी वाली ड्रॉप थी बेटा उसका एरिया कितना था? 4πR²। छोटी ड्रॉप्स का एरिया निकालोगे तो कितना होगा? 27 इंटू 4πr²। अब स्मॉल r और कैपिटल R में रिलेशन भी आपको पता है, उसको यूज किया हमने भाई, r/3 का होल स्क्वायर सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई हमारी 12πr² के बराबर, ठीक। 12πr², ये हमारा क्या है? इट इज द सरफेस एरिया ऑफ 27 स्मॉल ड्रॉप्स। क्लियर? चेंज इन एरिया कितने का हुआ बेटा? तो ये हुआ 12 माइनस 4πr², तो कितना हो गया? 8πr²। ये चेंज इन एरिया हुआ। अब आप समझो पहले एरिया कम था, बाद में एरिया ज्यादा है, इसका मतलब एरिया क्या हो गया? बढ़ गया। अगर एरिया बढ़ गया तो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हुआ होगा। वही हमें निकालना है यहां पर कि ओवरऑल जो सरफेस एनर्जी
एनर्जी है वो कितनी है भाई? तो सरफेस एरिया में जो इंक्रीज हुआ मल्टीप्लाइड बाई सरफेस टेंशन, बस सिंपल। तो आपको क्या करना होता है, जब भी कभी ऐसा कुछ पूछे कितनी सरफेस एनर्जी है, कितना वर्क करना पड़ेगा, या कितना एनर्जी में इंक्रीज हुआ या कितना एनर्जी में डिक्रीज हुआ, ये सब चीजों का कॉन्सेप्ट एक ही है और वो है सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन एरिया। एरिया के लिए बेटा रेडियस चाहिए, रेडियस के लिए हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया, वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, है ना? ठीक है, वॉल्यूम वाला ये कॉन्सेप्ट भी कहां से आया है? तो ये आया है बेटा मास कंजर्वेशन से। ये कहां से आया? ये कंजर्वेशन ऑफ मास से आया। मास जो होता है ना बेटा, वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के बराबर होता है। भाई बड़ी ड्रॉप छोटी छोटी ड्रॉप्स में अगर कन्वर्ट भी हो जाए तो डेंसिटी थोड़ी ना चेंज हो जाएगी भाई, तो डेंसिटी तो वही रही। तो इसीलिए हमने क्या बोला, रो इंटू V1 बराबर रो इंटू V2। इसका मतलब इनिशियल वॉल्यूम बराबर फाइनल वॉल्यूम। जैसे लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसी सरफेस टेंशन पर बेस्ड एक बढ़िया धमाकेदार क्वेश्चन कह रहे, व्हाट इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ बबल ऑफ सोप सोल्यूशन? सोप सोल्यूशन बाई 4T/R, ध्यान रखना, ऑफ रेडियस 5 mm, गिवन दैट सरफेस टेंशन ऑफ द सोप सोल्यूशन। सोप सोल्यूशन का सरफेस टेंशन बेटा हमको गिवन है, if an air bubble of the same dimension were formed at the depth of 40 सेंटीमीटर, कह रहे 40 सेंटीमीटर की गहराई में अगर एक एयर बबल फॉर्म हुआ होता इनसाइड अ कंटेनर कंटेनिंग सोप सोल्यूशन, जिसकी रिलेटिव डेंसिटी हमको पता है 1.2, व्हाट वुड बी द प्रेशर इनसाइड द बबल? कह रहे हैं बबल के अंदर फिर प्रेशर कितना रहा होगा। अब बेटा सोचो, सबसे पहले यहां दो क्वेश्चन है ना, तो पहले क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ बबल ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑफ रेडियस दिस। तो देखो किसी भी सोप सॉल्यूशन में एक्सेस प्रेशर कितना होता है? 4T/R। कितना होता है? 4T/R। बाकी सब यहां पे दिया हुआ है भाई। एक्सेस प्रेशर ऑफ द सोप बबल इज सिंपली 4T/R। तो बेटा 4, सरफेस टेंशन कितना हमको गिवन है, ये देखिए सरफेस टेंशन कितना है, 2.5 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई रेडियस कितना है 5 mm। 5 mm में अगर मैं 1000 का डिवाइड कर दूंगा तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बेटा हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आप चेक कर लो, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द एक्सेस प्रेशर। तो सबसे पहला काम तो ये देखो 4T/R, इसको सॉल्व किया गया तो आ गया 20 पास्कल। कितना आ गया? 20 पास्कल। अब हमसे यह कहा गया है कि अगर 40 सेंटीमीटर डेप्थ में 40 सेंटीमीटर डेप्थ में कोई एयर बबल फॉर्म हो रहा हो तो उस पे कितना प्रेशर होगा यार। देखो पहली बात तो एयर बबल में प्रेशर कितना होता है बेटा? 2T/R। ठीक, 2T/R ये उसका गेज प्रेशर हुआ है ना। अब दूसरा क्या है, क्योंकि 40 सेंटीमीटर की डेप्थ में है तो ρgh वाला मामला भी तो होगा। अब जरा आप समझो, पहले तो हमने 2T/R लगाया, तो 2 इंटू सरफेस टेंशन हमको पता है, रेडियस हमको पता है, ठीक है, तो 2T/R हम यहां लगाएंगे और यहां से हमको क्या मिल जाएगा? एक्सेस प्रेशर, जो कि कितना मिल गया? 10 पास्कल के बराबर। ठीक है, पहले था जब सोप सोल्यूशन में देखा तो एक्सेस प्रेशर था 20। ठीक है, जब हमने उसी को एयर बबल में देखा तब प्रेशर कितना मिला हमको? 10 पास्कल के बराबर हुआ। अब सारा मैटर बस ये रह गया है कि भाई हमको 40 सेंटीमीटर वाला काम करना है, तो बेटा P0 प्लस H(ρg) भी तो आ जाएगा, ये 10 तो रहेगा ही रहेगा, वो भी आ जाएगा। आप चेक करो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है प्लस प्रेशर ड्यू टू 40 सेंटीमीटर सोप सोल्यूशन कॉलम, उसकी वजह से भी होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा कितना होता है? 1.01। देखो क्वेश्चन में दिया है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पहले तो ये ले लिया, प्लस ρgh ये वाला काम किया है ना, या फिर H(ρg). तो यहां पर देखो 40 सेंटीमीटर था तो हाइट कितनी हो गई? 40 सेंटीमीटर बाई 100, तो 0.4। ठीक, तो ये हो गया हमारा H। अब डेंसिटी कितनी है? आप डेंसिटी चेक कर लो भाई साहब, डेंसिटी कितनी है, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी बेटा हमें दिया है 1.2। रिलेटिव डेंसिटी आई थिंक आप सबको पता होगा भाई, रिलेटिव डेंसिटी अगर 1.2 है इसका मतलब होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर जो कि 1000 है, तो डेंसिटी ऑफ द जो भी सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी कितनी आ जाएगी? इसको इधर ले जाओ तो 1200 हो जाएगा भाई, चेक करो 1200 हो जाएगा। ये देखो ये वही लिखा है 1.2 इंटू 10⁻3, इसको सॉल्व करोगे तो 1200 आएगा, मल्टीप्लाइड बाई G। ठीक है ना, तो H(ρg) प्लस 10 पास्कल पहले का था,
देखो भाई, एक्सेस प्रेशर 10 पास्कल का पहले था, ठीक, अब 40 सेंटीमीटर की डेप्थ पर है, तो बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट प्लस रो जी एच वाला प्रेशर, और वो सब उठा करके जब आप जोड़ोगे तो फाइनल आंसर हमारा आएगा 1.06 इंटू 10⁵ पास्कल। दैट विल बी आवर आंसर। अब आइए लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, और अगला कॉन्सेप्ट हमारा है कैपिलरिटी का। अब हम लोग क्वेश्चन पूछने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं कैपिलरिटी पर बेस्ड, और ये भी एक बहुत अच्छा बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी हमारी बुक से ही क्वेश्चन है, ये हमारी अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक है, पेज नंबर 38 का क्वेश्चन नंबर है बेटा 24 लॉन्ग क्वेश्चन है ये, है ना। तो पेज नंबर 38 पर आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। बहुत बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है, आपके पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम निचोड़ के रख देगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में कह रहे हैं 2 नैरो बोर्ड्स ऑफ डायमीटर 3 mm एंड 6 mm, 2 बोर्ड्स हैं, दोनों के डायमीटर हमको पता है, आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ यू ट्यूब open at both ends. If U tube contains water, what is the difference in its level in the 2 limbs of the tube? ठीक है, देखो भाई, अगर इस तरीके का ये U tube है, ठीक है, ये वो वाला YouTube नहीं है जिसमें तुम वीडियो देख रहे हो, है ना, ये इस तरीके का YouTube होगा, शेप है बेटा U के जैसा, और इस तरीके से, और इसमें दोनों में क्या होगा, इधर लिक्विड भरा जाएगा, ठीक। अब जब लिक्विड आपने भरा, दोनों का डायमीटर हमको अलग अलग पता है, इधर का डायमीटर अलग है, इधर का डायमीटर अलग है, ठीक है। कह रहे हैं सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज दिस। जो सरफेस टेंशन है बेटा, इसकी वैल्यू हमको पता है, ठीक। टेक एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट टू बी 0, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हमको 0 लेना है, डेंसिटी वाटर की 1000 लेना है, और जी की वैल्यू हमको 9.8 लेना है। अब हमको यह बताना है व्हाट इज द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ द लिक्विड इन बोथ। देखो, इसमें हो सकता है लिक्विड यहां तक हो, इसमें लिक्विड यहां तक हो, तो हमको यही बेटा डिफरेंस लेना है हाइट का, कि कितना डिफरेंस हाइट में होगा दोनों तरफ के लिक्विड में। कॉन्सेप्ट यहां पे बड़ा सिंपल सा है। देखो, कैपिलरिटी में जो फार्मूला होता है, जो ये हाइट, जो ये रेज होगा, उस हाइट का फार्मूला होता है 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। फार्मूला क्या है भाई, 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। देखो, सरफेस टेंशन यहां हमको पता है, cos थीटा में जो कांटेक्ट एंगल है वो 0 दिया है, तो cos 0 1 होगा, ठीक है। और रेडियस हमको ट्यूब की पता है भाई, अगर डायमीटर पता है तो रेडियस भी पता है हमको दोनों के लिए। डेंसिटी हमको पता है 1000 लिक्विड की, जी की वैल्यू हमको पता है बेटा, तो दोनों के लिए हम हाइट की वैल्यू निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू अगर हमें पता है h1, इसकी वैल्यू हमें पता है h2। अब हमको हाइट में डिफरेंस पूछ रहा है, तो h2 माइनस h1 कर देंगे। यही हमसे यहां पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। अब आइए देखते हैं कि इसको कैसे हमने फार्मूला लगाया। देखो बेटा, हाइट का फार्मूला मैंने क्या बताया आपको, 2t cos थीटा अपॉन r रो जी, जिसमें r क्या है, ट्यूब का रेडियस। तो बस सीधे सीधे हम यही फार्मूला लगाने वाले हैं, h1 माइनस h2 करने वाले हैं। तो 2t cos थीटा अपॉन रो जी इधर मिल गया, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। सीधे सीधे सारी वैल्यूज उठा करके रख दो, आपका आंसर आ जाएगा 4.9 mm, है ना, लगभग 5 mm के आसपास हमारा आंसर आ गया। सारी वैल्यूज आप देख सकते हो भाई। सरफेस टेंशन कितना है, 7.3 इंटू 10⁻², जो हमको क्वेश्चन में गिवन था, आप चेक करिए 7.3 इंटू 10⁻²। फिर आप चेक कर लो, cos थीटा में cos 0 है, क्योंकि सरफेस एंगल जो है वो हमको कांटेक्ट एंगल 0 दिया है। डेंसिटी 1000 है, और जी की वैल्यू 9.8 है। सबको आप उठा करके रख देना। रेडियस हमको पता थी, ये देखिए, ये दोनों रेडियस हमको पता है, उसको उठाकर हम रखेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सो गाइस, ये था हमारा चैप्टर नंबर 2, जिसको हमने फुल ऑन एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चंस के बेसिस पर चैप्टर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और प्यारे बच्चों, थर्ड चैप्टर के लिए थोड़ी सी अब आपको शुरुआत करनी है, थोड़ा सा आप थर्ड चैप्टर को एक बार रिवाइज करिएगा। उसके बाद अपना जो थर्ड चैप्टर का जो लेक्चर है वो 2 दिन बाद फिर से मिलेगा, है ना। मैं हर 2 दिन में आपके लिए एक लेक्चर लेकर के आ रहा हूं, जिसमें मैं एक एक करके आपको पहले सारे चैप्टर्स के इसी तरीके से 1 शॉट वीडियो में न्यूमेरिकल्स के थ्रू क्वेश्चंस को सारे एक्सप्लेन कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं गाइस, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।